बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ और उसके बाद मोहम्मद गजनी के बारे में बताया कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जैसे गजनी एक आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण करके धन संपत्ति लूट के ले गया। उसी तरह एक था मोहम्मद गोरी भी, जिसने भी भारत पर कई बार आक्रमण किए और भारतीय राजनीति में के इतिहास में भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के आक्रमण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1773-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। उसने गजनी अफ़गानिस्तान में गौर नामक स्थान पर का वो था और उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में 1173 और 74 ईस्वी में उसने अधिकार कर लिया और भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मुल्तान को जीतने के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसने चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू के पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। जो मोहम्मद गोरी था वो लगातार जीतते हुए आ रहा था और पहले उसने मुल्तान को जीता। मुल्तान को जीतने के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात में जो चालुक्य वंश के राजा थे मूलराज द्वितीय, उनकी विधवा माँ थी नायिका देवी, उनके नेतृत्व में उनकी माँ थी उनका नेतृत्व में उन्होंने आबू के पहाड़ के निकट उसने भारत में उसको हरा दिया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। ऐसा नहीं था कि गौरी जो था अजय था। अच्छा, ऐसा नहीं था, उसको भी हिंदुस्तान के राजाओं ने हराया। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण के मार्ग को बदला। जब वो हार गया तो अपने आक्रमण को मार्ग में बदलने का मतलब है कि उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। उसके बाद उसने पंजाब पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और 1190 में उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। हम इसके आगे देखेंगे कि पंजाब जीतने के बाद उसकी राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। जब पंजाब जीत गया, वो पूरे पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया, तो उसके राज्य की जो सीमाएं थी वो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के सीमाओं से मिलने लगी। अब हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताएंगे। हम तो देखिए, जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य के विस्तार करने में लगे हुए थे। वो गौरी भी मतलब अपने राज्य विस्तार में लगा था और इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी योग्य सेनानायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था और इसमें चंदेल शासक परमादिदेव भी थे। परमादिदेव के अल्लाह उदल नाम के दो लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया और युद्ध में मारे गए थे। जो आला उदल थे तो उनके जो बहुत ही वीर सेनानायक थे वो दोनों इस युद्ध में मारे गए थे। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संधि की स्थिति बन गई। भटिंडा पर, जो पंजाब का भटिंडा जगह है, वहाँ पर मोहम्मद गोरी का अधिकार कर लिए होने हो गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान और उसके मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। अब इसमें देखिए, तराइन का युद्ध है, मेन युद्ध है तराइन का। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में। तराइन जगह का है वह हरियाणा के करनाल जिले में है के मैदान में 1191 में हुआ।
कब हुआ? 1191। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया और वह जान बचाकर के भाग गया। अब देखिए आगे। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। वो 1 साल तक कुछ नहीं किया, उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। यानी जैसे आप लोग होते हैं ना, जैसे परीक्षा की तिथि आ जाती है तो परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं, उसी तरह उसने भी 1 साल तक शांत होकर के युद्ध की तैयारी की। 1192 में ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज पर दोबारा आक्रमण, दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में, दोनों के बीच में तराइन जो हरियाणा में करनाल जिले में है, भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस बार और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावार नामक स्थान में पराजित किया। पृथ्वीराज को हरा लेने के बाद 1194 में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावार नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी और उसके सेनानायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। जो मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायक थे वो ग्वालियर, बयाना, बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में ईस्वी में हुई और तब तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई, तो उस समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। अब आगे समझिए। सन 1192 में तराइन का युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। जो 1192 का युद्ध हुआ वो भारतीय इतिहास से बहुत ही निर्णायक युद्ध है। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। मोहम्मद गोरी की जीत ने भारत तुर्कों द्वार, जिसमें सल्तनत काल की शुरुआत हुई। अब आते हैं, जानते हैं कि तुर्कों की जीत के कारण क्या थे। देखिए, इतिहासकार राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, इतिहासकार कौन होता है, पुरातत्ववेत्ता कौन होता है, मैंने कक्षा 6 में आप लोगों को बताया। दूसरी तरह जो इतिहासकार होते हैं, यानी जो बीती हुई घटनाओं को लिखते हैं, उन्होंने उनकी राजपूतों के हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। बहुत से इतिहासकारों में तुर्कों की जीत के लिए क्या कारण, मुख्य कारण थे, उस पर सहमति नहीं है, वो एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्कों की जीत में के कई कारण थे। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। जो राजपूत राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, उनमें एकता का अभाव नहीं था। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना, और इनकी जो राजपूत राजाओं की युद्ध प्रणाली थी वो पुरानी थी और शस्त्रों का प्रयोग करते थे। जैसे वो लोग हाथी का प्रयोग करते थे और अरब के जो तुर्क लोग थे वो लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, इससे दिक्कत होती थी। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार थे। जो तुर्क सेना थी उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और घुड़सवार दोनों थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, और उनके जो सैनिक थे वो तीर चलाते थे, बहुत ज़्यादा कुशल होते थे। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना ने भी इसको हिलाया। भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया था कि राजपूत काल आते आते इसमें काफ़ी वो आ गया था, कड़ी हो गई थी, कठिन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो छुआछूत की भावना थी, इस वजह से भी उसको उन लोगों ने हराया। अब देखिए, आपकी किताब में शब्दावली आई है तुर्क। तुर्क क्या है? मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली जाति। जो मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली होती हैं लोग, उसको हम लोग तुर्क जाति के लोग कहते हैं। अब हिजरत है, आप लोग को मालूम है, मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना को जाने को हिजरत कहते हैं। जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए थे, तो जब उनको जाना हुआ था तो उसको हम लोग हिजरत बोलते हैं। इस हिसाब से आपका पाठ समाप्त हुआ। आपको पाठ में मैंने पढ़ाया कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म कैसे आया,
और उसके बाद भारत में इस्लाम धर्म, और फिर अरबों और भारतीयों के मिलने जुलने से एक दूसरे से दोनों लोगों ने क्या सीखा। फिर तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी। फिर गजनी के बारे में बताया कि उसने 17 बार आक्रमण किए, कौन कौन से मंदिरों को लूटा जीता। फिर अलबरूनी की दृष्टि में, जो अलबरूनी एक इतिहासकार थे, वो भारत आए थे, वो उनकी नज़र में भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया। जब अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, और वो भारत में आकर संस्कृत और ज्योतिषी को भी पढ़े थे। उसके बाद हम लोग गौरी के बारे में पढ़े कि गौरी ने कैसे पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य विस्तार के बाद पृथ्वीराज चौहान से उसके 2 युद्ध हुए। तराइन के युद्ध, पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। तो और तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध है, क्योंकि यहीं से भारत में हिंदू राजाओं के शासन का अंत होता है और तुर्क के लोगों का शासन शुरू, जिसको हम सल्तनत काल कहते हैं। तुर्कों की जीत के कारण भी आपको बताया। अब आपके रहेंगे कल की कक्षा में हम आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को लिखवाएंगे, तो और लिखवाएंगे तो और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लोगों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिए, नहीं बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आज कॉपी ख़रीद लीजिए, अगल बगल देखिए, और या नहीं है तो रफ़ कॉपी में ही लिख करके मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी करके भेजिएगा।